डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने जो है वो सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, तो पाकिस्तान में तो नौजवानों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बस सरकारी नौकरी मिल गई है, बस ही को चलाएंगे, बेहतरीन करियर होता है, ठंडे कमरे में बैठे रहना है, इतना मसला नहीं है। क्यों छोड़ दिया आपने सरकारी नौकरी? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं भी नहीं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूँ जो कुछ अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं की वजह से आज हमारी कंट्री चल रही है। कि अब यूथ को आके इसमें पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए। और जो यूथ है, अब तो यूथ गवर्नमेंट सर्विसेज पे इतना ज़्यादा इन्हसार नहीं करती। यूथ तो अब चाह रही है अनफॉर्चुनेटली कि वो बिज़नेस में आए, IT में आए और मुल्क से बाहर जाए, जो अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ में आप रहते हैं, कभी सियासत में कदम रखने के बारे में सोचा है? अभी एक्चुअली सोचा तो नहीं है, लेकिन रखना ज़रूर चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब तक के चेंज लाना है, जब तक आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, आप चेंज नहीं ला सकते। और अब मेरे ख़्याल से बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं जो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, और वो मूवमेंट्स अलग अलग तौर पे स्टार्ट हो चुकी है। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एंट्री टेस्ट पाकिस्तान में MD गेट के जो हुए, उसके अंदर बेकायदगियाँ सामने आई। तो हेल्थ प्रोफेशनल आपने देखा, जब ये सुना तो आपने क्या, आपके तासुरात थे? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। सबसे ज़्यादा तो अफसोस हुआ वो बच्चे जो ये टेस्ट दे रहे थे। असल में देखिए, हमारे जितने भी अनफॉर्चुनेटली करप्शन इतनी सीप इन कर गई है, और कोई भी, हैरत है कि कोई करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता या काम नहीं करता जो कि करना चाहिए। जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो सोचते हैं चलो हमारी फैमिली का फ़ायदा है। वो ये नहीं सोचते कि ऐसा नहीं है। गुनाह होना एक अलग बात है, लेकिन ये घूम के जो है ना, वो आप ही की फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होगी। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व थे और आज उनके बच्चे रुल गए इसी चैलेंज की वजह से। क्या देखते हैं, क्या वजह है पाकिस्तान में जो पोलियो का जो अफरियत है ये ख़त्म नहीं होकर दे रहा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और आपको मैं बताऊं कि अजीब सा है मसला ये, क्योंकि आज भी जो है वो पोलियो वर्कर्स को मार दिया जाता है। पुलिस वाले जो बेचारे उनको गार्ड कर रहे होते हैं वो शहीद हो रहे हैं। हमारे यहाँ ना असल में हर चीज़ को पॉलिटिकल मोटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। बेनज़ीर ने सबसे पहले पोलियो ड्रॉप पिलाया था और अपनी बेटी आसफा को पिलाया था। और अगर आप उस ज़माने की आबादी देख लें और आज की आबादी देख लें, तो आबादी तो बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि मुझे तो अब लगने लगा है कि शायद उल्टा असर ना कर रही है। अपनी सबसे बड़ी कामयाबी क्या समझते हैं पूरे करियर में? और अगर आज ये ना होते, डॉक्टर फरहान ईसा ना होते, तो क्या होते? अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मौका मिला हमें वो करने का, तो उन्होंने हमें प्लॉट दिया फेज़ 8 DHA में, और हमने मस्जिद बनाई है उसमें, मस्जिद ईसा। माशाल्लाह। उसमें कम्युनिटी सेंटर भी है और मॉर्चरी भी बनाई है। सही है। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ, अगर मुझे दुनियावी अगर कामयाबी मिली है ना, तो वो ये है। अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिन पे इतना करम शायद ना किया हो जितना हम पे किया है, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केनन पॉडकास्ट। मैं नवाजिश अली हूँ। अब मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की बात करें, और अगर हम पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, पाकिस्तान में समाजी खदमात की बात करें, या चाहे पाकिस्तान में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो उनका नाम सबसे आगे ही हमें नज़र आता है। ये शख्सियत जो है, खेलों से भी इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पियां हैं, और खेलों की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों की को न सिर्फ फ़रोग़ देते हैं बल्कि उनकी सरपरस्ती भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा लेबॉर्ट्री के CEO डॉक्टर प्रोफेसर फरहान ईसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें, तो आपकी जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, और फिर आप मज़ीद इसको मज़ीद आगे भी लेके जा रहे हैं, इसके क़याम की वजह क्या बनी? आपने बिलखुसूस इस शोबे को ही क्यों चुना, और आपके आगे क्या प्लान्स हैं? हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच जी। असल में तो ये जो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बुनियाद मेरे वालिद साहब प्रोफेसर डॉक्टर ईसा अब्दुल्ला ने डाली थी, और वो
अमेरिका से उन्होंने ट्रेनिंग की थी, पढ़े थे। यूएस स्टेट स्पॉन्सर्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें एक है फुल ब्राइट। तो फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप उनको मिली थी, वो ड्यूक यूनिवर्सिटी से इन द 60s में पीएचडी किया था उन्होंने। और उनका ये फिर वो बहुत अरसे बाहर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो दुनिया का चैलेंज है वो जरासीम होंगे। और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जरासीम के डॉक्टर थे। और वो पाकिस्तान आए 1987 में वापस, और उन्होंने बुनियाद डाली। और उनका मकसद ये था कि उस वक्त माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल नहीं थी पाकिस्तान में, बहुत कम जगहों में थी। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी थी पूरे पाकिस्तान में जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट था। तो वहाँ से उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट करी, डायग्नोस्टिक सेंटर भी इस्टेब्लिश किया, और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहाना उरूज काज़मी और बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ मिल के डिपार्टमेंट्स खोलने भी शुरू किए जो अब पूरे पाकिस्तान में फैल गए। तो ये मेन रीज़न था। मैं जी शुरू में गवर्नमेंट सर्विस में था। गवर्नमेंट सर्विस से मैंने रिज़ाइन किया 2013-14 में, और उसके बाद मैं भी इसी फील्ड में आ गया। और हमारा मकसद ये था कि हम ब्रांचेस खोलें और एक्सपैंड करें सर्विसेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और वो चीज़ें सिर्फ हमारे पास मौजूद थी। लेकिन साथ साथ हमारी एक्सपेंशन में हमेशा एक पार्ट ये भी होता है कि हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। तो हमारा ये था कि जितनी ब्रांचेस खोलेंगे तो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अब ये वाला पार्ट बल्कि बढ़ता चला जा रहा है कि अब ब्रांचों का जो मेन मकसद यही होता है कि सर्विसेज को एक्सपैंड भी करना और लोगों के लिए नौकरियां निकलें, और बच्चे, यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां एथनिसिटीज़ के बयॉन्ड, रिलीजन के बयॉन्ड, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, मेल फीमेल्स सब जो हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये चीज़ें ना हों, गिलगिती, महाजिर, बल्कि एक नेशनल स्पिरिट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन मिले जिसमें सब मिल के काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही नेशनल स्पिरिट के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन अब चल भी रही है और एक्सपैंड भी पूरे सारे नेशन में कर चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने जो है वो सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, तो पाकिस्तान में तो नौजवानों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बस सरकारी नौकरी मिल गई है, बस इसी को चलाएंगे, बेहतरीन करियर होता है, ठंडे कमरे में बैठे रहना है, इतना मसला नहीं है। क्यों छोड़ दिया आपने सरकारी नौकरी की? देखिए ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं भी नहीं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूँ जो कुछ अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं की वजह से आज हमारी कंट्री चल रही है। तो जो बहुत अच्छे लोग हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट जो है, जो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट है कि काम भी नहीं है और बस मज़े कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, चले लेट मी पुट इट दिस वे, मोस्टली जनरली यही कॉन्सेप्ट आता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कि वो मुल्क की खिदमत करें, बल्कि वो तो उसकी समझिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सिविलियंस या दूसरी जो प्रोफेशंस हैं। आई थिंक कि अब यूथ को आके इसमें पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए। और जो यूथ है, अब तो यूथ गवर्नमेंट सर्विसेज पे इतना ज़्यादा इन्हसार नहीं करती। यूथ तो अब चाह रही है अनफॉर्चुनेटली कि वो बिज़नेस में आए, आईटी में आए और मुल्क से बाहर जाए, जो अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ सवाल के अलावा कि मैं आपको ये बताऊं कि अपने एक्सपीरियंस से, और मेरी 100 ईयर्स प्लस उम्र हो गई है, तो इतने साल गुजर गए। कहने का मकसद ये है कि जो कंट्री पाकिस्तान है ना, इससे अच्छी कंट्री दुनिया में नहीं है। मैंने बहुत वाइडली ट्रैवल किया है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रह के मुल्क की भी खिदमत करें और आप अर्निंग भी कर सकते हैं, कोई इससे अच्छी जगह नहीं है, आई विल टेल यू। और हम नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने अभी आपको दिखा भी रहा था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मुल्क के अंदर। और अब जो ख़ास तौर पे जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और ब्यूरोक्रेसी है, ये एक इदारे के फॉर्म पे भी बन गई हैं जिसका नाम है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और अब जो है चीज़ें बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होती चली जा रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी भी उसके अंदर शामिल है। तो मुझे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि 3-4-5 साल के अंदर पाकिस्तान विल बिकम अ हब ऑफ एक्टिविटीज़, और पाकिस्तान ही लोग आएंगे काम करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी फील्ड के एतबार से एक कामयाब तरीन शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। अगर देखा जाए तो आप कई सारे इदारों के पैटर्न मेंबर हैं, कई इदारों को जो है वो चेयर भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में आप रहते हैं। कभी सियासत में कदम रखने के बारे में सोचा है? अभी एक्चुअली सोचा तो नहीं है, लेकिन रखना ज़रूर चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब तक के चेंज लाना है, जब तक आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, आप चेंज नहीं ला सकते। और अब मेरे ख़्याल से
पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं जो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, और वो मूवमेंट्स अलग अलग तौर पे स्टार्ट हो चुकी है। और मैं कहता हूँ कि हो सकता है मुझे देर हो गई है, लेकिन ये कि करना ज़रूर चाहिए, और मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं और मैं उनसे हमेशा इनकरेज करता हूँ, और वो आ भी रहे हैं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लॉज़ पे काम करने की। वो एक किस्सा आपने सुना था जब शराब की बोतल में शहद निकल आया था, शहद ही था वैसे तो मेरे ख्याल से। तो एनीवेज, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो ओवरसाइट कमिटीज़ बनाई थी जेल्स की, और तो उनने फिलैंथ्रोपिस्ट और एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हों जिनका ये कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक एक जेल का हेड बना दिया था। तो मुझे भी बना दिया था मलीर का, जो कि पहले मुझे नहीं पता था कि मलीर जेल, लांडी जेल, बच्चा जेल में क्या फ़र्क है। बट एनीवेज 18-19 2 साल वहाँ गुजरे। अगर आप उस दिन फ़ोन करते कि डॉक्टर फरहान आप कहाँ हैं, तो मैं कहता जेल में हूँ, बड़ा मज़ा आता था। लोग कहते थे जेल में घुसे हुए हैं, फिर मैं सबको लेके गया। सो एनीवेज हमने उसको ओवरसाइट कमेटी में हमने काम भी किया, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, 2,500 में 7,500 लोग हैं, 2,500 की कैपेसिटी में। आई टेल यू, बहुत ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत थी, और हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वहाँ पे बहुत सारे कामों के अलावा जो काम हुआ कि जेल के जो लॉज थे वो 1918 समथिंग के शुरू के पुराने laws दिहाई के थे, ब्रिटिश दौर के। तो अब्दुल कबीर काजी भी होम सेक्रेटरी रहे, फिर उसके बाद उस्मान चाचर साहब थे, डॉक्टर उस्मान चाचर, और हम सब ने मिल के जेल रिफॉर्म्स लेके आए। और प्रिजन, अब जेल का वर्ड सिंध से ख़त्म हो गया है, और असेंबली से पास हुआ प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी, यानी इस्लाहगर। सही। वहाँ से डेफिनेटली जब हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ इन्वॉल्व हुए और लॉज बनाने में इन्वॉल्व हुए, तो मैंने कहा ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने सियासत की बात की ना, तो मैं आपसे ये कहता चलूँ कि एक्चुअली हमारे यहाँ गवर्नेंस की अगर बात करें या पिलर्स की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल बहुत अच्छा है। वो क्या मॉडल है कि एक होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होते हैं। मिनिस्टर्स तो होते हैं, लेकिन वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहलाते हैं, और वो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ज़ाहिर है हर बंदा उस, जैसे कोई अगर पीएचडी इन एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है और उसने काम भी किया, एग्रीकल्चरिस्ट भी है, तो वो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर होगा तो बहुत अच्छा वो मैनेज कर सकता है। हेल्थ का होगा तो हेल्थ के हिसाब से। दूसरा उनका होता है, उनकी जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो एक अलग होती है, और तीसरी जो है वो जुडिशरी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि मिलिट्री भी है, बल्कि चलें आप कहें कि हमारे पास मीडिया भी है। तो ये सब पिलर्स हैं, लेकिन जो ये गवर्नमेंट चलाने की जो चीज़ें हैं वो, उसमें मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो लॉज बना रहे हैं वो अलग लोग होने चाहिए, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो टेक्नोक्रेट होने चाहिए। और मैं सब जो हमारा तो खैर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन जब आप मिनिस्टर सेलेक्ट करें तो वो टेक्नोक्रेट हों उस पर्टिकुलर फील्ड के। मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं। हमें जिस पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टॉलरेंस की है, बर्दाश्त की है, रिस्पेक्ट की है, एक दूसरे की ओपिनियन से। हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि हम लोग जज्बाती बहुत हो जाते हैं, जज्बाती कौम है, और जज्बात हमारे चैनलाइज नहीं है। अगर वो चैनलाइज हो जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची बना था एक्सपो सेंटर पे, जो कोविड का सेंटर था। 5 कोर आर्मी की लीडरशिप में बना। सबसे पहले वो जंप इन हुए और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो कोविड सेंटर स्टैब्लिश करना है, मतलब करना है, दैट्स इट। और वो देखकर कौम ने इत्मीनान का सांस लिया कि इतने हसास मामले में वो आ गए। नहीं, ये तो हर चीज़ में देखें ना, अगर फ्लड्स आएंगे तो मिलिट्री लेडी आती है, अर्थक्वेक आते हैं तो वो आते हैं। जब भी कोई मिलिट्री मैन खड़ा होगा या लेडी खड़ी होगी तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और सबसे पहले वही आते हैं। ये तो खैर कोई इसमें दो राय नहीं है। तो वो आए, उसके बाद उन लोगों ने उनकी लीडरशिप में और कॉन्फिडेंस में, यकीन माने इतने इदारे शामिल हो गए। ईसा लैब शामिल हुई, हमने डायग्नोस्टिक उधर सारी हमने पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने की, नो एक्सपेंसेस। वो सेंटर टोटली फ्री था। सही है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े तक फ्री थे उसमें। खाना आलमगीर वेलफेयर ने और सैलानी वेलफेयर ने वहाँ पे सप्लाई किया। सामान सारा सैटरडे वेलफेयर ग्रुप ने दिया। बाहर जो आर्मी के बाद जो पेशेंट्स के दरमियान स्काउट्स थे, रेड क्रेसेंट थी, तो रोटरी इंटरनेशनल थी। और इसमें कोई एथनिसिटी नहीं देखी गई, कोई रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, कुछ भी नहीं देखा गया। और सबका इलाज ऐसा हुआ
कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि आपको पता है एक आर्मी मैन और कितने वॉल्टियर्स थे, डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थी, हम भी थे, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने नाम आपको लिया, इनमें से एक को भी जो वहाँ काम कर रहे थे कोविड नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि दुनिया का रिकॉर्ड है। वरना जो भी कोविड को ट्रीट कर रहे थे वो काफ़ी बीमार बहुत हुए ज़्यादा और उसमें वो इंतकाल भी हुए, शहीद भी हुए। सही। तो ये वो हमारा पावर है पाकिस्तानीज़ की, जब बर्दाश्त के साथ, टॉलरेंस के साथ। और मैं सबको यही देखता हूँ, आपका जो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मैं ये देखता हूँ कि जितने जो हमारे पॉलिटिकल शोज़ आते हैं उसमें लोग लड़ाई कर रहे हैं, और भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कलर है। अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी होगा तो किसी को मज़ा नहीं आएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लें और कायल करने की कोशिश करें, फोर्स ना करें। और अगर हमारे अंदर ये टॉलरेंस और बर्दाश्त आती है, जो हमारा रिलीजन भी सिखाता है, गीबत चुगली हम छोड़ देते हैं दूसरों के बारे में और पॉजिटिविटी करते हैं और अल्लाह पे भरोसा करते हैं। सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती, और यही चीज़ बिज़नेस में भी है। बिज़नेस में जिन लोगों ने भी तरक्की की, आपको पता है 1970s में नेशनलाइजेशन हुई थी, तो उसके बाद यानी जो बड़े बिजनेसेस थे वो नेशनलाइज हो गए थे। उसके बाद अब जितने बड़े लोग या जिन्होंने भी एथिकली पैसे कमाए हैं या बिज़नेस कम्युनिटी बनी है, वो सारे के सारे बाद में बने। जितने भी माशाल्लाह पाकिस्तानी टाइकून्स आपको नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे कराची में बहुत सारे हैं जो कि टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं और पाकिस्तान को चलाते हैं, वो सब बाद में बने हैं। और इतने ख़राब हालात होते थे, उनके अंदर उन्होंने काम किया, और ये मिट्टी ऐसी ज़रखेज़ है कि इसने सबको डेवलप कर दिया। और मैं यही यूथ को कहता हूँ कि आपको डिप्रेशन, डिस्पॉन्डेंसी जिसको कहते हैं, और उम्मीद ना होना, ये तो इस्लाम में भी हराम है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हिस्ट्री देखें आप कि अभी हमारे 15-20 सालों में, 30 सालों में हालात भी डिफरेंट रहे, चैलेंजेस भी रहे, फ्लड्स भी आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी बिज़नेस कम्युनिटी ने तरक्की की। और कोविड में टेक्सटाइल्स की अगर आप बात करें तो रिकॉर्ड्स बना दिए। आज आपको पता है कि हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल बहुत मशहूर है, उसकी लेदर जैकेट्स और उसकी जो सीट्स हैं वो हफीज़ टैनरी कोरंगी में बन रही हैं। अलकरम टावल्स जो है वो अमेरिका की जितनी वॉलमार्ट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की वहाँ पे टावल्स बेच रहा है। गुल अहमद उठाने, जितने भी क्राउन मोटरसाइकिल्स हैं, फरहान हनीफ साहब हैं, वो अब अपनी एक चाइना के साथ मिलके एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं कराची के अंदर। और ये वो सब लोग हैं जो जिन्होंने बिलीव किया है हमारे मुल्क के अंदर और उसके पोटेंशियल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि यूथ ये सोचती है, आजकल की यंग लोग जो हैं वो ये सोचते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी मैं काम करूं, किसी की मदद करूं तो मेरा क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें। तो हमारा तो रिलीजन हकूक़ व लिबास सिखाता है, और अगर आप ज़रा सा उसमें एक्टिव हों, और ये जो आपने प्रोग्राम की सीरीज़ स्टार्ट करी है, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे आपके प्रोग्राम्स में जो ये बताएंगे कि ये चीज़ें अगर बेहतर हो जाएं तो यकीन माने कि जो इंडिया के अंबानीज़ हैं और दूसरे लोग हैं उनसे मच बेहतर हो जाएंगे, अगर हमारे लोगों की लॉयल्टी हो जाए, ऑनेस्टी हो जाए अपने प्रोफेशन और जॉब्स में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बतौर हेल्थ प्रोफेशनल आपने पिछले दिनों एक ख़बर सुनी होगी और बहुत सारे लोगों के लिए वो अजीब सी खबर है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी एंट्री टेस्ट पाकिस्तान में एमडी-केट के जो हुए उसके अंदर बेकायदगियाँ सामने आई। बतौर हेल्थ प्रोफेशनल आपने देखा, जब ये सुना तो आपने क्या, आपके तासुरात थे? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। सबसे ज़्यादा तो अफसोस हुआ वो बच्चे जो ये टेस्ट दे रहे थे। असल में देखिए हमारे जितने भी अनफॉर्चुनेटली करप्शन इतनी सीप इन कर गई है, और कोई भी, हैरत है कि कोई करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता या काम नहीं करता जो कि करना चाहिए। ये हमारी अनफॉर्चुनेट एक चैलेंज बन गया है, और उसकी वजह से लोग सफ़र भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो ऐसे लोग हैं जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो सोचते हैं चलो हमारी फैमिली का फ़ायदा है, वो ये नहीं सोचते कि ऐसा नहीं है। गुनाह होना एक अलग बात है, लेकिन ये घूम के जो है ना, वो आप ही की फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होगी। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व थे और आज उनके बच्चे रुल गए इसी चैलेंज की वजह से। एज़ एन इस्लामिक कंट्री हमें मॉडल बना देना चाहिए पाकिस्तान को, और हम ये ख़ुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। तो हम ख़ुद से स्टार्ट करें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डॉक्टर बना रहे हैं, यकीन मारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बना रहे हैं। सही है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जब भी पाकिस्तान में काम कर रहे हो या पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हो, वो अपना लोहा मनवाते हैं। ना सिर्फ के मेडिकल डॉक्टर्स, लॉयर्स। मेरी एक थ्योरी ये थी कि एक्चुअली सिंध हमारे पाकिस्तान में, और इवन फॉर इंडिया, यहाँ पे
बड़ी फतूहात हुई हैं। बहुत लोग नॉर्दर्न एरिया से आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, जो पाकिस्तान में, इंडिया में इवन में आए हैं और रहे हैं और कॉन्कर किया उन्होंने। हमारी जीन्स इस साउथ एशिया की, मुझे पर्सनली फील होता है कि सुपर जीनियस हो गई इस वजह से, क्योंकि इतनी इंटरमिक्सिंग हुई है। सैयद्स भी आए तो मुग़ल्स भी आए, तो मतलब यू नेम इट, अरब्स भी आए, तो मतलब 50 हमारे पास सिलसिले चलते रहे और यहाँ की जीन्स बड़ी सुपीरियर हैं। हमें सिर्फ इस कौम को थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिखा देना है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देना है और उनको पैट ऑन द बैक देना है, एंड देन इट वर्क्स वंडर्स। देन अगेन मैं ये कहता चलूँ कि आप जैसे प्रोग्राम जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं और लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं, ये मौक़े भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ आप भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस तौर पे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पोलियो वायरस गुज़श्ता कई सालों से एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। इस हवाले से ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं उनकी एफ़र्ट्स भी है अपनी जगह, लेकिन रोटरी इंटरनेशनल का भी एक बहुत बड़ा किरदार है इस हवाले से, और आप रोटरी के जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहे हैं, आप मेंबर भी हैं, एक्टिव मेंबर भी हैं। क्या देखते हैं, क्या वजह है पाकिस्तान में जो पोलियो का जो अफ़रियत है ये ख़त्म नहीं होके दे रहा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और आपको मैं बताऊं कि अजीब सा है मसला ये, क्योंकि आज भी जो है वो पोलियो वर्कर्स को मार दिया जाता है। पुलिस वाले जो बेचारे उनको गार्ड कर रहे होते हैं वो शहीद हो रहे हैं। हमारे यहाँ ना असल में हर चीज़ को पॉलिटिकल मोटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। आपको बताऊं कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, वैसे हम बहुत करीब आ गए हैं ख़त्म करने के, कि आप सऊदी अरेबिया में जाएं उम्रा करने या हज करने, सबसे पहले आप बच्चा तो दूर की बात है, बड़े भी होंगे ना तो सबसे पहले वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। सारे मुसलमान ममालिक अदर देन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो रह गए जिनके अंदर पोलियो है। बाकी हम दुनिया में हज़ारों बहुत सारे ममालिक जो हैं पोलियो फ्री हैं, वो सारे पोलियो फ्री हैं। इवन बांग्लादेश पोलियो फ्री है। इवन इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से मुसलमानों की ज़्यादा है, वो भी पोलियो फ्री है। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी इस डिसीज़ के अगेंस्ट क्यों डेवलप होती है? नहीं, इसके अलावा नहीं, ऐसे वैक्सीनेशंस के खिलाफ भी, वैक्सीनेशन के खिलाफ भी फैलाई थी। अब मैं आपको 3 चीज़ें कोविड की मैं आपको बताऊं, पहले तो ये फैक्ट बता दूं कि वैक्सीनेशन जो है ना वही बीमारी से बचाने का रास्ता है। ये तो खैर क्लियर है बात। अब मैं आपको वैक्सीनेशन का बताऊं, वही पोलियो सिमिलर टू कोविड। तो एक सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कौम पे एक परेशानी, एक हैरानकुन बात है कि यकीन माने हम पोलियो वैक्सीनेशन को भी इनकरेज करते हैं और कोविड भी हम करते थे और पोलियो तो अभी तक कर रहे हैं और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। यकीन माने आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीनेशन लगाने से मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे, मुझे फालिज का अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरी आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, मेरे सुनने की सकत तो नहीं चली जाएगी, मेरे दिल की धड़कनें तो नहीं बंद हो जाएंगी, मुझे किडनी का स्टोन है तो किडनी तो फेलियर में नहीं चला जाएगा, मेरी लिवर, मेरी स्किन में खराश तो नहीं हो जाएगी। पाकिस्तानियों को अनफॉर्चुनेटली एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा, पहली बात है ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है कि बेनज़ीर ने सबसे पहले पोलियो ड्रॉप पिलाया था और अपनी बेटी आसफा को पिलाया था। और अगर आप उस ज़माने की आबादी देख लें और आज की आबादी देख लें तो आबादी तो बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि मुझे तो अब लगने लगा है कि शायद उल्टा असर ना कर रही हो। तो लेकिन दूसरी चीज़ है सोच की। सोच की ये है कि आप सोचें कि और भी तो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी भी तो परेशानी कर लो। एक तो ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्ट है इसका। मैं ये समझ रहा हूँ इसका बेस जो है ना वो हमारी तालीम है, क्योंकि हमारी तालीम हो रही है लेकिन तरबियत नहीं हो रही। तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत में दिमाग को रोशन करना, बड़े छोटे की इज़्ज़त, लेडीज़ की इज़्ज़त, औरतों की रिस्पेक्ट, और आपको सबको साथ कैसे लेके चलना है, और टॉलरेंस पे मैं बार बार कर रहा हूँ, क़ुव्वत बर्दाश्त, ये सब चीज़ें तरबियत में आती हैं। कि आप खड़े रहें, अगर आप एक लेडी को देख रहे हैं बस में जा रही है और उसके पास सीट नहीं है तो आप खड़े रहें, उसको बिठाएं आप। और ये दुनिया का कल्चर है, गुड प्रैक्टिसेस हैं। तभी आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और वो गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको कितना सवाब मिलना है या नहीं मिलना। और आप ये देखें कि तो तरबियत का सारा ये रुझान है। दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हम हर चीज़ की बना देते हैं ना, और वो फिर, और ये व्हाट्सएप ने भी बहुत फॉरवर्ड मैसेजेस। और आपको बताऊं कितने लोगों को का इंतकाल हुआ है इस वजह से। एक साहब आए, आपने सुना होगा सना मक्की के बारे में, कि सना मक्की के बारे में कि वो आप
पिएंगे तो कोविड में। अच्छा, अब सना मक्खी का काम क्या है पता है आपको? कब्ज खोलना। हर चीज़ का कोई काम होता है ना, अलग अलग मकासद होते हैं। ऐसे ये भाई साहब आए जिनको कोई जानता नहीं था, और ये इतना ज़्यादा इन्होंने फैलाई, लोगों ने बात और फॉरवर्ड करी, और उसकी वजह से हम कोविड सेंटर पे, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में हम देख रहे हैं कि यार ये इलाज भी सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, बट पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो और कुछ का और पता चला ये कि वो बाद में कि वो तो भाई सना मक्खी पिए जा रहे थे और डायरिया लग गया उनको, और सारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उनका हो गया, पूरे हर चीज़ बॉडी की हिली हुई है। और कितने लोगों का उधर तो किसी का इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाहर कितने लोगों का इंतकाल हो गया कोविड में, सिर्फ इस बात के ऊपर। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ ऐसे मैसेजेस जो वेरीफाइड नहीं है उनको नहीं फैलाएं। ये आप पार्ट बन रहे हैं मर्डर का, और मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल है, ये हेल्प नहीं है, ये क्रिमिनल आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि अनवेरीफाइड चीज़ें। देखिए सिंपल है, कोई बीमार होता है सीधा उसको एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको हकीम के पास जाना है तो मुस्तनद हकीम के पास चले जाएं, मुस्तनद होम्योपैथ के पास चले जाएं, लेकिन मुस्तनद क्वालिफाइड शख्स के पास जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तायद भी बहुत ज़्यादा है। और मुस्तनद के पास जाएं, फिर जैसा वो गाइड करता है या करती है वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में आप बतौर हेल्थ प्रोफेशनल कैसे देखते हैं कि जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको जो इलाज मुआवजे और सेहत आमा का जो सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, बिलखुसूस अगर उनको सरकारी सतह पे देखा जाए, आप समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए निजी शोबा जो है वो पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है? ज़ाहिर है निजी शोबा एक क्वालिटी की जो है वो इलाज या दीगर चीज़ें फ़राहम करता है, लेकिन क्या ये रियासती सतह पर ये नहीं होना चाहिए कि एक मयार मेंटेन होना चाहिए? नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन हर चीज़ के पीछे की डायग्नोस्टिक्स कर लेते हैं ना। देखिए, ये तो फैक्ट दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर मौजूद लेकिन है। ये ज़रूर है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं तो इसमें दो बातें आपसे कहूँगा। पहली चीज़ ये है कि बिल्कुल रियासत को करना चाहिए, लेकिन रियासत जो है उसको चाहिए फंड्स। क्या लोग टैक्स देते हैं? कराची के लोग तो बहुत टैक्स देते हैं। अगर आज आप एक रेशो निकालें कि कितने लोग टैक्स देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितने तो कराची के ही सारे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, मेजॉरिटी। बाकी लोग पाकिस्तान वाले टैक्स भी नहीं देते। तो रियासत के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टैक्स जो है वो लोग पे करें अपना। अब क्योंकि कम लोग देते हैं, रियासत भी गलत करती है कि उन्हीं से ज़्यादा टैक्स ले रही है कि वो भी दब जाते हैं बिल्कुल। तो एक बैलेंस और म्याना रवि जो इस्लाम में है ना, म्याना रवि अगर हो और सब अपना हिस्सा समझें और टैक्स को दें, तो ये फिर फंड्स आएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपसे कहता चल रहा हूँ कि मैं सबको, हम लोग जो हैं ईसा लैब में हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं। हम ये कहते हैं आप बीमार ही ना पड़े ना के इलाज के लिए जाना पड़े। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं यही कहता कि हम ऐसे इक़दामात लें, ख़र्चा करके इलाज की, दवाइयों में, ऑपरेशंस के बजाय कि ऐसी लोगों की काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन करें कि लोग बीमारी नहीं हो। मैं कुछ बातें बताता जाता हूँ। 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद लेना ज़रूरी है। ये वो नींद जो है ना, ये हमारी बॉडी में उस वक्त रिपेयर मेंटेनेंस करती है सारा। कैंसर से भी बचते हैं, हर चीज़ से बचते हैं। आपको पता है लोग कितनी देर सोते हैं, एंड जो है रात में हम फजूल में देर तक मोबाइल फ़ोन के बाद तो ज़्यादा हो गया है। मोबाइल, सुबह पे प्रेशर होता है, रात में नींद नहीं आ रही, रात को चाय पी रहे हैं तो फिर वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, नींद टूट रही है। दूसरा, पानी का इस्तेमाल। पानी मिनिमम 2 लीटर से ज़्यादा पीना है। अच्छा, पानी का, यूरिन का जो कलर है ना, और वो बता देता है कि पानी फिर भी सही है कि नहीं है। तो अगर यूरिन जो है वो डार्क येलो हो रहा है या झाग बन रही है, भले आप 2 लीटर क्या 3 लीटर पी रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी की नीड ज़्यादा है, गर्मी है, बाहर है, आपको पसीना आ रहा है, तो पानी लूज़ हो रहा है। सही है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, वॉक। ठीक है, वो एक जगह पे खड़े होके भी हो सकती है, एरोबिक्स हो सकती है 1 घंटा। मैं तो कहूँगा, लोग कहते हैं हाफ एन आवर, मैं कहूँगा 1 आवर, क्योंकि हमारी डाइट बड़ी डिज़ास्टर है। तो 1 आवर ऑफ वॉकिंग, स्टेयर्स क्लाइंब कर लें। ये नहीं कि कोई क्लब में जाना है तो कोई लग्जरी चाहिए, आप एक जगह पे खड़े होकर, अब तो फ़ोन सबके पास हैं, स्मार्टफोन्स भी हैं, एक्सरसाइज देख सकते हैं, एक जगह पे भी हो सकती है। घुटनों में दर्द है तो उसकी अलग एक्सरसाइजेज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं चीज़ हो गई कि ग़िज़ा।
ग़िज़ा में हम खाते हैं टेस्ट के लिए, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रोटी और चावल ये तो समझें किलर है ना। पहले ज़माने में, आज से कुछ साल पहले ना, कहते थे कि चिकनाई बहुत बड़ा किलर है, लेकिन अब पता चला है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ख़ास तौर पे रोटी और चावल है, ये बहुत बड़ा किलर है। अगर इसको अवॉइड कर लें, आप हैरान हो जाएंगे कि शुगर वुगर हर चीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि सिंपल से एक बताऊं कि दिन में अगर खाना खाएं तो 5 किस्म के कलर्स होने ज़रूरी हैं। मसलन लाल टमाटर भी हो सकता है, लाल गोश्त भी हो सकता है, लाल से कोई भी गाजर भी हो सकती है, या पिंक व्हाटएवर। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में सारी न्यूट्रिशन आपकी पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम एक ही टाइप का खाना खाते रहेंगे, टेस्ट के हिसाब से खाते रहेंगे, तो बॉडी में पूरी ग़िज़ा उस तरह से बॉडी को, यानी जब बिल्डिंग बनाते हैं तो रेती भी चाहिए, तो बजरी भी चाहिए, तो सीमेंट भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपके पास ये 4 चीज़ें हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करना। अच्छा, ये ज़रा टेक्निकल मामला है इसमें कि स्ट्रेस से कैसे फ्री किया जाए। हम लोगों ने एक और चीज़ जो हमने की है ना, अगर हम अच्छे मुसलमान बन जाएं और हम अपने सुन्नत के तरीके पे चलना शुरू हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें, हम अपनी पाँव जो है अपनी चादर से ज़्यादा फैलाने का हमें शौक़ है, और हम बहुत अब स्ट्रेस में। मैंने तो स्टडी की है 8,000 लोगों की, कि मैंने, जो कि वेल टू डू हैं, जिनके पास एक गाड़ी है, एसी लगे हुए हैं, जॉब्स हैं, इनकम आ रही है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, मैंने उनसे पूछा कि आप खुश हैं? नहीं है खुश, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड अप हैं। स्ट्रेस हमें बहुत सारी चीज़ों का है। हमने अपने बहन भाइयों से लड़ाइयाँ हैं, हमारी दोस्तों से लड़ाइयाँ, जल रहे हैं लोगों को देख के, और कुछ नहीं है तो जल रहे हैं। वो सक्सेसफुल हो रहा है अपनी मेहनत से, तो हम घर में बैठे हुए उससे हम कुछ कर भी नहीं रहे, और हम उससे जल रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको नीचे गिराने के लिए ग़ीबत, चुगली, सब चीज़ें, गलत चीज़ें करके वो सब एक्यूमुलेट हो रही है। मैं आपको एक स्टडी बताऊँ कि कोविड सेंटर में, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में हमने स्टडी की, क्योंकि उस वक्त हम 3 महीने तो वहीं थे ना अंदर। पहले तो सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, कंटेनर सिटी बनाई हुई थी, वो सुई गैस ने स्पॉन्सर की हुई थी, और हम वहीं पे रुक रह भी रहे थे। तो हम पेशेंट से बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसा करें कि हमें आप, जैज़ ने हमें सिम्स दी थी जो कि फ्री यूज़ करने की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना अपने जो आपकी क्या रिग्रेट्स हैं लाइफ में। अच्छा, ठीक है। तो किसी ने कहा कि मेरी रिग्रेट ये है कि मेरा एक दोस्त था, फिर हम इतने बिज़ी हो गए, वो अमेरिका चला गया, तो फिर हमारी बात नहीं हो पाई, मैं बड़ा मिस करता हूँ उसको। किसी ने कहा कि मेरे भाई से लड़ाई है, और हमने 7 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी है, तो मुझे ये रिग्रेट ज़रूर है कि इतनी, मतलब कि तो हमने कहा चलें तो आप बात कर लें, अभी तो टाइम ही टाइम है। अब यकीन माने, जिन्होंने ये अपनी जो बॉन्डिंग्स को बढ़ाया, बात करना शुरू करी, और वो अपने ईगो को तोड़ा, ईगो कि भाई पहल कौन करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अना बीच में आ जाती है, और हम कहते हैं नहीं, पहले तो उसको करना ज़रूरी है। तो यकीन माने, उनका जो रिकवरी रेट था वो फिर हाफ हो गया। यानी अगर बाकी कोई 20 दिन में ठीक हो रहा है, तो ये लोग 10 दिन में ठीक होना शुरू हो गए। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें इसकी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, मेंटल रिलैक्सेशन की, और अपने आप को कट डाउन करना चाहिए। और जब हम अच्छा, एक्सरसाइज का एक और फ़ायदा होता है, नॉट ओनली कि फिजिकल फिटनेस होता है, ब्लड फ्लो होता है ब्रेन में ऊपर से नीचे तक, बल्कि एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, जो आपके मूड को एलिवेट करते हैं। और यकीन माने, जो लोग 1-2 महीने वॉक या कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उनको भी मज़ा ही नहीं आता कि अगर वो ना कर रहे हों। तो ये अगर हम अच्छी चीज़ें करना शुरू करते हैं, हाथ धोने की बात हुई कोविड में बहुत ज़्यादा। देखिए, अब आपको पता है हम हाथ मिलाते हैं, पहले तो ये अच्छा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर है, बट ये आइडिया अच्छा नहीं है। अच्छा आइडिया। और एक दूसरे का हकूक़ुल इबाद में ख्याल करना कि अगर हमें फ्लू है या बुखार है या बीमारी है, तो मास्क पहन लें। ठीक है। और ना जाए दावतों में। मास्क लोगों ने नहीं पहना, बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल था। ठीक है, दावतों में ना जाएं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आजकल कुछ पिछले दिनों हमने कुछ गुफ्तगू सुनी सोशल मीडिया पे इधर उधर, कि ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, ये जो है वो ओवर चार्ज कर रहे होते हैं। जिस टेस्ट पर जो है वो 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये का खर्चा होता है, उसके लिए हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये तो ये क्या था, ये आप इस बारे में क्या कहते हैं? गलत खबर है। अच्छा, बिल्कुल जी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास, पहले तो ये बिल्कुल ही गलत खबर है। ये देन अगेन वैसे ही जैसे व्हाट्सएप पे चीज़ें फैलती हैं, ठीक है ना। देखिए, somebody is paying। सही है। जैसे अगर आज कोई हॉस्पिटल फ्री इलाज कर रहा है, तो वो फ्री तो नहीं है ना, somebody is paying। आप या मैं, मगर मरीज उसके अगेंस्ट कोई पे कर रहा है, कोई तो पे कर रहा है ना। देखिए, somebody is paying, ऐसे ही है। somebody is paying। इसमें मैं सिंध गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे,
अभी डॉक्टर साद खालिद नियाज मिनिस्टर बने, उन्होंने मुझे हैरान कुन बातें की कि यकीन माने कि इंडस हॉस्पिटल को कितनी बड़ी ग्रांट सिंध गवर्नमेंट दे रहा है, SIUT को दे रहा है, वो जो गम्बट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इदारों को सिंध गवर्नमेंट अपने बजट अरबों की ग्रांट्स दे बिल्कुल रहा है। ऐसे ही। अब अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखें सबके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अल्लाह ताला इनको और चलाए और फ्री इलाज भी करें, लेकिन वो फ्री नहीं है। सही है। वो somebody is paying for it, लाखों करोड़ों बिलियंस की डोनेशन जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे खड़े हैं। बिल्कुल। अगर आप वहाँ पे जाके डॉक्टर्स की तनख्वाहें देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो एट पार नहीं बल्कि शायद थोड़ी बेहतर ही होंगी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि देयर इज नथिंग लाइक फ्री इन लाइफ। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि आपका ये टीवी चैनल चल रहा है, अगर आज आप एक कमर्शियल रोड पे बैठे हुए हैं तो प्रॉपर्टी की भी प्राइस है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स को भी देना होता है, प्रोफेशनल्स को भी पे करना है। आप अगर उसमें से सारी प्राइसेस को माइनस कर दें और आप सिर्फ रिएजेंट की प्राइस लगाएं, और वो रिएजेंट की प्राइसेस भी, दूसरी बात बताऊं, वो भी प्राइस वो लगाएं जो कि देखें हमारे पास ना डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में भी जिस तरह गाड़ियां नहीं होती, एक मोटरसाइकिल है, एक उससे बड़ी गाड़ी है, नाम नहीं लेते चलें, और उससे बड़ी गाड़ी है, और सब और बड़ी गाड़ी है, और चलो मर्सिडीज कह लेते हैं, वो तो ले सकते हैं, या BMW है। तो देयर इज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो वो जो रिएजेंट्स हैं वो भी हर किस्म के आते हैं, न्यूजीलैंड से अलग आता है, चाइना से अलग आता है, जापान का अलग है। तो मतलब ये गलत खबर है, मैं इससे अग्री, इसकी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर वो उनको सस्ता पड़ रहा है तो गुड फॉर देम, अच्छी बात है, अच्छा है, अल्लाह ताला उनको और सस्ता कराए और लोगों को फायदा दे। मैं तो वही बात है, टॉलरेंस है, और मैं उनको गलत कहूँगा भी नहीं। हर एक का ओपिनियन है, ठीक है, हर एक का ओपिनियन है, और हर एक की सर्विस डिलीवरी अलग है, और लेट द जो पर्सन को डिसाइड करें। मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा अगर उनको एक मौका लगे, बल्कि उनको चाहिए कि वो बाकियों को भी सिखा दें कि और कैसे काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक और प्रैक्टिस भी जो आपकी जो है फील्ड से रेलेवेंट है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये जो है वो डॉक्टर्स को मुराद देती हैं, नुस्खे लिखवाती हैं। तो ये प्रैक्टिस आप कैसे देखते हैं इस प्रैक्टिस को? मतलब नहीं, ये सारी देन अगेन ना सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं है। हम लोग क्या है कि हम लोग नेगेटिव बातों, मैं ये नहीं कह रहा कि डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता जरूर है, लेकिन ऐसी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो नहीं भी करती हैं जो नहीं भी करती। तो इट्स नॉट अ जनरल रूल। देखिए हमारे यहाँ ना चक्कर क्या है कि आज आप बोतल गली चले जाएं तो वहाँ पे हर दवा फेक मिल रही है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। और जो पाकिस्तान, ये जो हमारी मैं समझता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर आप आज जाके विजिट करेंगे, यकीन माने इन्होंने मल्टीनेशनल्स को चैलेंज कर दिया, लोकल फार्मास्यूटिकल्स ने। आप हैरान हो जाएंगे किस हाई क्वालिटी का वो काम कर रहे हैं। मेरा तो ये बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए न्यूट्रल बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने करप्शन की बात की, वो हर लेवल पे घुस गई है। सही है। हर बंदा अपनी करप्शन नहीं रोक रहा, वो दूसरे को ब्लेम कर रहा है। सही है। वो हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वो गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, ठेकेदार, मीडिया, मतलब सब में सब है। तो इसके ऊपर हम ब्लेम गेम को छोड़ें। मैं तो देन अगेन ये कहता हूँ क्योंकि उससे लड़ाइयाँ ही बढ़ती हैं। हम इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड करें और हम अपने आप को बेहतर निकलें। ठीक है। देखिए एथिक्स, देन अगेन फिर आ जाती है बात तरबियत की बात आ जाएगी तो आप एथिकल भी होंगे, आप गलत चीज़ों से अपने आप को दूर रोकेंगे भी, और आप म्याना रिवाई भी में उस भी करेंगे। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो प्रिंसिपल्स हैं, और मैं समझता हूँ हमारा जो रिलीजन इस्लाम है वो इन प्रिंसिपल्स को, एक ऐसी चीज़ किताब है हमारी कुरान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो कि एक SOP है जो कि आपको सारी चीज़ें डिसिप्लिन लाइफ में लाना, उठना कब है, सोना कब है, ज़कात कैसे देनी है, जो है इंतकाल के बाद जायदाद में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन कब हमने अपने कुरान पाक को जो है वो इतना ऊपर रख देते हैं कि फिर बाद में हमारा हाथ भी नहीं जाता वहाँ तक। तो ये सिलसिले सारे जो हैं, अरब्स जो है ना वो कुरान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और आज आप देखें दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे रेगिस्तान था, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, ना कोई मौसम है वहाँ पे, ना पानी है, और आज जो है वो कि दुनिया को अट्रैक्ट किया हुआ है कि सारे हेड ऑफिसेज वहाँ पे आ गए। ये सब कराची में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हो सकते हैं। पाकिस्तान का तो हर शहर का अपना कलर है, हर सूबे का अपना कलर है। ठीक है। अपनी सबसे बड़ी कामयाबी क्या समझते हैं पूरे करियर में? और अगर आज ये ना होते, डॉक्टर फरहान ईसा ना होते, तो क्या होते? देखिए सबसे बड़ी मेरी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू
पाकिस्तान आर्मी में, जिसने मुझे DHA ने प्लॉट दिया कोविड में जो हमने काम किया था, तो उसको सॉर्ट ऑफ उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने तो मेरा नाम फेडरल गवर्नमेंट को भेजा भी था सितारे इम्तियाज़ के लिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस को मैं बाकी में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमने, क्योंकि हमने फ्री करा था काम, वो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मौका मिला हमें वो करने का। तो उन्होंने हमें प्लॉट दिया फेज़ 8 DHA में, और हमने मस्जिद बनाई है उसमें, मस्जिद ईसा, उसमें कम्युनिटी सेंटर भी है और मॉर्चरी भी बनाई है। सही है। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ अगर मुझे दुनियावी अगर कामयाबी मिली है ना, तो वो ये है। दूसरी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबी ये थी कि मैं हमेशा से आर्मी में जाना, मिलिट्री में जाना चाहता था बचपन से। और क्योंकि मैं देखता था कि यही सिपाही, मेरे मामू भी सारे आर्म फोर्सेस में थे, और मैं हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन मेरी आई साइट वॉज वीक। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली नेवी ने मुझे रैंक दिया ऑनरी कमांडर का विद यूनिफॉर्म। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो ख्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई, जो बेसिक जो ख्वाहिश थी। और इसी वजह से हमारा जो ईसा लैब में जो CSR का कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जा रहा है कि वी नीड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, और अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिन पे इतना करम शायद ना किया हो जितना हम पे किया है, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया, इतनी गुफ्तगू आपसे हुई, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे गुफ्तगू करते हुए। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और मजमूई तौर पे अगर हम डॉक्टर साहब की जो सरगर्मियां हैं उनको देखें, तो इनकी सरगर्मियों के जो लबे लबाब यही है कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारी दुआ है कि ये अपने इस मिशन में कामयाब हों, और अगले किसी प्रोग्राम में किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।